हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जीके मिश्रा। हम पहले भी बात कर चुके हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर्स के बारे में। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब कोई भी ऑर्गेनिजम्स, जब कोई भी पेरेंटल बॉडी सिंगल पेरेंट जब सिंगल पेरेंट के द्वारा उनके संतान की उत्पत्ति होता है उसे हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें मेथड जानना था। वैसे कौन कौन से मेथड के द्वारा अलैंगिक जनन में उनके संतान की उत्पत्ति होती है, मतलब ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। यहाँ देखते हैं सबसे पहले मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अलैंगिक जनन की विधियां। तो हम लोग सबसे पहले अलैंगिक जनन की विधियां के बारे में देखेंगे, जिसमें सबसे पहला जो विधि आता है वो है फिजन। आप लोग पहले भी सुने होंगे, कल हम पिछले लेक्चर में भी आपको बताए हुए हैं फिजन के बारे में, फिजन और फ्यूजन के बारे में। तो वहाँ फिजन का मतलब बताए भी थे, टूटना होता है। और अगर हम इसका हिंदी बात करें तो टूटना, या फिर इसको हम लोग खंडन बोल सकते हैं। अब ये जो खंडन होता है, अब देखिए ये खंडन क्या है, फिजन क्या है। फिजन के बारे में हम लोग देखते हैं। फिजन होता है, जैसे देखिए फिजन का मतलब होता है टूटना या फिर विखंडन या फिर खंडित होना। तो देखिए जब भी when the parental body is divided into two or more parts and each of which grow to form new individuals are called fission। इसका मतलब ये है, फिजन कहने का मतलब ये है जब भी कोई एक पेरेंटल बॉडी, कोई सिंगल पेरेंटल बॉडी ये डिवाइड होता है दो या दो से अधिक पार्ट में, और दो या दो से अधिक पार्टों में डिवाइड होकर, और जितने भी डिवाइडेड पार्ट होते हैं इसके ग्रो करके न्यू ऑर्गेनिजम्स बन जाए, तब नए संतान की उत्पत्ति हो जाए, तो इन्हीं को हम बोलते हैं फिजन या विखंडन। तो विखंडन आप समझ गए होंगे क्या होता है। जब भी पेरेंटल बॉडी दो या दो से अधिक पार्ट में, दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो और प्रत्येक विभाजित भाग से उनके संतान का निर्माण होता है, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, फिजन कहेंगे। फिजन जो होता है, विखंडन दो तरह का होता है। देखिए जैसे कि हम आपको बताए हुए हैं कि इसमें सिंगल पेरेंट, और सिंगल पेरेंट का नाम क्यों ले रहे हैं आप लोग भी समझ रहे होंगे, क्योंकि हम अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब अलैंगिक जनन की बातें कर रहे हैं। और जब भी अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें सिंगल पेरेंट दो भागों में या दो से अधिक भागों में डिवाइड होगा। सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट, इसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये जो फिजन है, फिजन में पेरेंटल बॉडी दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड होती है, और प्रत्येक डिवाइडेड पार्ट जो होते हैं वो नए संतान का निर्माण कर लेते हैं। तो अब आइए अब हम इसके पार्ट के बारे में देखते हैं। जैसे फिजन के पार्ट के बारे में देखेंगे तो ये दो तरह का होता है। एक पहला होता है बाइनरी फिजन, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, मल्टीपल फिजन। तो देखिए बाई का मतलब होता है क्या, टू, मतलब दो हुआ। बाई का मतलब होता है टू, और फिजन का मतलब होता है टूटना। यानी कि जब कोई सिंगल पेरेंट दो भागों में डिवाइड हो जाती है और प्रत्येक पार्ट से उनके संतान का निर्माण हो जाए, उनके ऑफस्प्रिंग का निर्माण हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन कहेंगे। मतलब एक ही बॉडी से दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल हाफ्स में एक ही बॉडी डिवाइड हो जाते हैं। अब हम आते हैं मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल का मतलब आप लोग जानते ही हैं, बहुत होता है, और फिजन में टूटना, मतलब इसी में जैसे हम पहले बताए हुए हैं, फिजन में दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड होता है, और जब दो भाग में डिवाइड हो जाए तो उसे बाइनरी बोलते हैं, और दो से अधिक भाग में जब डिवाइड हो जाए कोई पेरेंटल बॉडी तो उसे हम मल्टीपल फिजन बोलते हैं। तो अब आइए यहाँ पे बाइनरी फिजन में। बाइनरी फिजन क्या होता है, व्हेन द सिंगल पेरेंट इक्वली डिवाइडेड टू फॉर्म टू इक्वल ऑफस्प्रिंग। जब भी कोई सिंगल पेरेंट समान रूप से दो भागों में डिवाइड हो जाए और प्रत्येक भाग नए संतान का निर्माण कर ले, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इसी को हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। तो अब देखिए बाइनरी फिजन में जैसे कौन कौन आता है। बाइनरी फिजन में सबसे पहला जो एग्जांपल है हमारा अमीबा होता है, तो इसमें यूग्लिना आएगा, फिर पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम के बाद प्रोटोजोआ होता है, और फिर इकोलाई होता है, एटसेट्रा। देखिए इकोलाई जो होता है ना, ये एक बार नीट एम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है इकोलाई के बारे में, इसलिए इस पे थोड़ा स्टार कर लीजिएगा और याद रखिएगा क्वेश्चन पहले से ही पूछा हुआ है। इसमें तो ऐसे हम लोग के एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो इसमें एक अमीबा को ज्यादा से ज्यादा याद रखिएगा, अमीबा और पैरामीशियम को, क्योंकि एनसीईआरटी के व्यू से ये और ये
ये एनसीईआरटी का अपना एग्जाम्पल है। तो अधिक से अधिक नीट में अगर क्वेश्चंस आने का जो चांस बनता है वो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस ही आते हैं। अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल फीचर के बारे में। तो ये सारी चीजें तो हम पहले आपको समझा दिए हैं, लेकिन अब ये कैसे डिफिनेशन को याद रखिएगा। देखिए, एक डिफिनेशन को आप याद कर लीजिएगा, जैसे फिजन के बारे में ही याद किए। जब भी कोई पैरेंटल बॉडी दो या फिर दो से अधिक भागों में डिवाइड होकर और प्रत्येक भाग से नए संतान का निर्माण कर ले, उसे हम क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं। और जब इसमें से ये दो भागों में डिवाइड होगा, टू पार्ट्स में अगर डिवाइड हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन बोलेंगे। मोर देन टू पार्ट में अगर डिवाइड हुआ, मोर देन टू पार्ट्स में अगर डिवाइड हुआ तब उसे हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन बोलेंगे। तो अब ये मल्टीपल फिजन किसको बोलेंगे, कैसे बोलेंगे इसका डिफिनेशन? तो व्हेन द सिंगल पेरेंट इज डिवाइडेड इनटू, जब भी जैसे सपोज कि ये कोई सिंगल पेरेंट हुआ और ये डिवाइड होता है दो या फिर दो से अधिक भागों में, क्योंकि हमें मल्टीपल फिजन बनाना है, तो ये दो से अधिक भाग में डिवाइड होना चाहिए। ये दो से अधिक भागों में, मान लीजिए ये सब इसके पार्ट हुए और प्रत्येक ये पार्ट ये ग्रो करके नए संतान बना लेते हैं अपने पेरेंट के जैसा। तो अब देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए सपोज ये कोई पेरेंटल बॉडी हुआ और ये पेरेंटल बॉडी क्या होता है? मल्टीपल फिजन इसमें होने वाला है। तो ये फिर क्या अधिक से अधिक पार्टों में डिवाइड होंगे, मतलब दो से अधिक पार्टों में डिवाइड होंगे। और जब ये दो से अधिक पार्टों में, सपोज हमने यहाँ 3 पार्ट इनका किया और जब ये 3 भागों में विभाजित हो गए, डिवाइड हो गए, और प्रत्येक पार्ट इनका क्या होता है? प्रत्येक पार्ट फिर से ये ग्रो करके और नए संतान का निर्माण कर लेते हैं और ये तीनों इनका ऑफस्प्रिंग हो गया, जो अपने पेरेंट के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है। तो अब उसके बाद देखिए, व्हेन द सिंगल पेरेंट is divided into more than two parts and each of which grow to form new offspring, और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान की उत्पत्ति कर देते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? मल्टीपल फिजन कहते हैं, मतलब बहुखंडन बोलते हैं इसको हिंदी में। अब देखिए, इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल होता है? अमीबा भी होता है इसमें। जैसे अमीबा तो सर आपने तो पहले बताया था बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल होता है। तो देखिए, अमीबा में बाइनरी फिजन भी होता है और मल्टीपल फिजन भी होता है, दोनों इसमें होता है। ठीक है, जैसे हम लोग एस्पोरुलेशन में पढ़ेंगे और एस्पोरुलेशन में जब इंसिस्टेशन पढ़ेंगे तब वहां पे हम लोग का ये क्लियर होगा। तो हम लोग वहां पे ये अमीबा के बारे में देखेंगे कि जहां इंसिस्टेशन होता है, और एस्पोरुलेशन में जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे हम लोग, जैसे कि एस्पोरुलेशन में वहां एस्पोर फॉर्मेशन जो होता है उसमें अमीबा अपने चारों तरफ में एक सिस्ट का निर्माण करता है। सिस्ट होता है 3 लेयर्ड का हार्ड कवर जो अपने चारों तरफ में फॉर्मेशन कर लेता है, और फिर जैसे उसका क्रिटिकल कंडीशन में करता है, मतलब अमीबा के लिए जैसे ही अपना जब इसका अनफेवरेबल कंडीशन जब रहता है तब, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो फिर ये अमीबा क्या करता है? उस स्पोर से उस सिस्ट से बाहर आता है, वो सिस्ट टूट जाता है और टूटने के बाद ब्रस्ट आउट होता है। तब क्या स्पोर जो होता है बाहर आता है, लाइब्रेटेड होता है ग्राउंड में, और फिर उससे बहुत सारे अमीबा का निर्माण हो जाता है। तो अब चलिए, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं प्लाज्मोडियम के बारे में। प्लाज्मोडियम के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ये प्लाज्मोडियम जैसे अलग अलग प्लाज्मोडियम होता है, हम लोग 8 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज में। जहां हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में जब जाएंगे तो वहां ये सब सारी चीजों के बारे में हम लोग देख लेंगे कि प्लाज्मोडियम क्या है। ये प्लाज्मोडियम के द्वारा क्या होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा ही हमारे बॉडी में ये जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। तो अब फिर यहाँ देखिए, एल्गी आप लोग पहले से भी जानते होंगे, एल्गी हुआ, फिर क्लेमाइडोमोनास हुआ, ये सभी इसका एग्जांपल होता है मल्टीपल फिजन का। तो मल्टीपल फिजन देखिए, अगर नीट के व्यू से आपको डिफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको डिफिनेशन की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल की जरूरत है। वो सिर्फ एग्जाम्पल याद रखेंगे, अमीबा, प्लाज्मोडियम, एल्गी और क्लेमाइडोमोनास एक्सेट्रा। और फिर बाइनरी फिजन में क्या याद रखना है? अमीबा, इंक्लिना, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, इकोलाई, ईटीसी। ठीक है, इसमें अधिक से अधिक आप ध्यान दीजिएगा, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे अमीबा और पैरामीशियम के बारे में। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन में हम लोग देख रहे हैं, ये ऑल एंगिंग जनन की दूसरी विधि है। तो यहाँ ये देखेंगे कि सबसे पहले स्पोर देखिए, स्पोर का मतलब होता है बीजाणु और फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण होना, मतलब बीजाणु का निर्माण होना। तो इतना तो कंफर्म हो गया होगा कि इसमें कोई पेरेंटल बॉडी होगा जिसमें क्या होता है, पहले स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और जब स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो स्पोर क्या करता है, जब बॉडी मैच्योर हो जाता है वो पेरेंटल बॉडी, तो मैच्योर होने के बाद क्या होगा, उसके जो ये
बीजाणु होते हैं, जो स्पोर होते हैं, उसके बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और अलग होकर उससे नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण कर लेते हैं। तो अब आइए देखते हैं डिफिनेशन के बारे में। देखिए सबसे पहला जो है हम लोग का स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु के नियम, बीजाणु फॉर्मेशन, बीजाणु के निर्माण का, वो है स्पोरुलेशन। देखिए जैसे कि स्पोर, ये इसका मतलब हुआ स्पोर बीजाणु, और लेशन फॉर्मेशन हो गया इसका मतलब स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन का मतलब हुआ बीजाणु जनन, और बीजाणु जनन में देखिए क्या होता ये है, पहले एक बार फिगर से समझ लीजिए। देखिए जैसे कि ये कोई पेरेंटल बॉडी है, और ये पेरेंटल बॉडी में होता ये है, ये पेरेंटल बॉडी जैसे जैसे ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद उसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ से हम पहले स्पोर हटा देते हैं, क्योंकि इस स्पोर का जो फॉर्मेशन होगा वो जब बॉडी ग्रो करके मैच्योर हो जाता है तब उसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। पेरेंटल बॉडी हुआ, पेरेंटल बॉडी में जब भी ये मैच्योर होगा, ग्रो होगा, मैच्योर होगा, तो मैच्योर होने के बाद इसमें ये स्पोर का निर्माण हो जाएगा, जिसको हम लोग बीजाणु बोलते हैं। और जब ये पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाता है, फुली मैच्योर होने के बाद वो डिटैच हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है, और इसी स्पोर के द्वारा उसके नए संतान का निर्माण हो जाता है। मतलब हम टोटली ये देख रहे हैं कि इसमें सिंगल पेरेंट के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, मतलब उसके जो संतान का निर्माण हो रहा है किसी एक ही पेरेंट के द्वारा हो रहा है। तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हम ये जो भी पढ़ रहे हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है अपने संतान या अपने ऑफस्प्रिंग का निर्माण करने के लिए। ठीक है, तो अब चलिए अब यहाँ हम लोग देखते हैं, इसका डिफिनेशन देख लीजिएगा। इन दिस मेथड, इस मेथड में स्पोर आर एराइजेस फ्रॉम पेरेंटल बॉडी। स्पोर्स जो होते हैं, बीजाणु जो होते हैं, पेरेंटल बॉडी से निकलते हैं। इसमें जो स्पोर होते हैं वो पेरेंटल बॉडी से निकलते हैं, और पेरेंटल बॉडी का मतलब होता है जनक का शरीर। मतलब जनक का शरीर बोलने का मतलब क्या हुआ, तो उनके पेरेंट के शरीर से स्पोर का निर्माण होता है, स्पोर निकलता है, और दी स्पोर व्हेन दे मैच्योर, और जैसे ही ये स्पोर मैच्योर हो जाता है तो स्पोर मैच्योर होकर डिटैच हो जाता है पेरेंटल बॉडी से। डिटैच का मतलब होता है, ये डिटैच का मतलब होता है अलग होना। तो अलग होना मतलब क्या अलग हो रहा है, यही स्पोर जो है, बीजाणु जो है, वो अपने पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाता है। कब अलग होता है, तो आफ्टर मैच्योरेशन, परिपक्व होने के बाद यह स्पोर पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाता है, और इसी स्पोर के द्वारा फिर से पेरेंटल बॉडी के जैसा ही एक नए संतान का निर्माण हो जाता है। और इसका एग्जांपल जो होता है पेनिसिलियम होता है इसका एग्जांपल। और देखिए ये स्पोरुलेशन, अभी स्पोर का फॉर्मेशन खत्म नहीं हुआ है, इसमें भी और भी है इसका। जैसे हम ए नंबर लिखे हुए हैं स्पोरुलेशन, अगला हम लोग को एनसीईआरटी में जो पढ़ना है, अभी एनसीईआरटी में इसको ऐड किया हुआ है, जो कि पहले ये लास्ट में हुआ करता था, अब इसको मेन बुक में ला दिया है जब से एनसीईआरटी को अपडेट किया है। एक टर्म देखेंगे आप लोग इंसिस्टेशन के बारे में और स्पोरुलेशन के बारे में। तो अब हम लोग को ये तो स्पोरुलेशन हुआ जो कि पेरेंटल बॉडी में स्पोर का निर्माण हो रहा है, लेकिन वहां हम लोग पढ़ेंगे कि वहां स्पोर का निर्माण ऐसे नहीं होता है। वहां स्पोर का निर्माण जैसे कि अमीबा हुआ, अमीबा के लिए इंसिस्टेशन में हम लोग ये देखेंगे कि अगर अमीबा होता है तो अमीबा अपने चारों तरफ में जब उसका अनफेवरेबल कंडीशन आता है, विषम परिस्थिति आता है, तो अमीबा अपने चारों तरफ में 3 लेयर का हार्ड कवर का निर्माण कर लेता है, जिसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को इंसिस्टेशन बोलते हैं। और जब ये अमीबा के लिए अपना जब फेवरेबल कंडीशन आता है, तो फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थिति के आने के बाद अमीबा क्या करता है, 3 लेयर का जो हार्ड कवरिंग होता है वो मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा टूट जाता है, और टूटकर उसमें से बहुत सारे स्पोर्स जो होते हैं अमीबा के, वो लाइब्रेटेड होते हैं अराउंड द अमीबा, और उसके द्वारा क्या होता है, बहुत सारे अमीबा का निर्माण हो जाता है। तो ये हुआ स्पोरुलेशन, क्योंकि इसमें भी स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, और उस स्पोर के द्वारा अनेकों अमीबा का निर्माण हो जा रहा है। तो वहां जो अमीबा, अधिक से अधिक अमीबा बन रहे हैं, क्योंकि वहां मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है, इस वजह से वहां अधिक से अधिक स्पोर का फॉर्मेशन होता है और ज्यादा से ज्यादा अमीबा का निर्माण होता है। तो आइए अब हम दूसरा इसका देखते हैं। स्पोरुलेशन के बाद दूसरा हमारा इंसिस्टेशन है, तो अब हम अगला इंसिस्टेशन के बारे में समझते हैं। अब जो हमारा जो है ये है इंसिस्टेशन। तो देखिए इंसिस्टेशन में क्या होता है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब अनफेवरेबल का मतलब होता है विषम परिस्थिति। तो विषम परिस्थिति के आने पर, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अमीबा विथड्रॉ इट्स स्यूडोपोडिया। देखिए अमीबा विथड्रॉ का मतलब होता है बाहर निकालना। तो अमीबा अपने क्या करता है, अपने स्यूडोपोडिया को बाहर निकालता है, और उस स्यूडोपोडिया से हार्ड लेयर, 3 लेयर के हार्ड कवरिंग का निर्माण करता है, और उस हार्ड लेयर को हम लोग सिस्ट बोलते हैं। तो देखिए अगर आपसे सिस्ट के बारे में पूछा जाए तो क्या बोलेंगे,
3 लेयर्ड का ये जो हार्ड कवरिंग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। तो देखिए 3 लेयर का हार्ड कवरिंग हुआ सिस्ट, और ये पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे इनसिस्टेशन। तो देखिए मतलब सिस्ट का फॉर्मेशन होना ही सिस्टेशन कहलाता है। तो अमीबा के द्वारा जब भी अमीबा का विषम परिस्थिति आता है, अनफेवरेबल कंडीशन आता है, तो अमीबा अपने चारों तरफ में क्या करता है, एक 3 लेयर का स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर लेता है अपने स्यूडोपोडिया के द्वारा, और 3 लेयर का हार्ड कवरिंग का निर्माण करता है जिसे सिस्ट कहते हैं, और यही प्रोसेस इनसिस्टेशन कहलाता है। मतलब टोटल आपको याद इसमें ये रखना है कि सिस्ट का फॉर्मेशन ही इनसिस्टेशन कहलाता है। अब देखिए, अब जैसे ही उसका हमेशा तो अनुकूल परिस्थिति विषम परिस्थिति ही नहीं रहेगा, अनुकूल परिस्थिति भी आएगा, मतलब कि उसका फेवरेबल कंडीशन भी आएगा। तो जब भी फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आता है, व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द इंसिस्टेड अमीबा। अब देखिए इंसिस्टेड अमीबा का मतलब क्या होता है, वैसा अमीबा जो पहले सिस्ट के अंदर था, मतलब जो 3 लेयर के हार्ड कवर जो बन रहा था जिसको सिस्ट बोल रहे थे, उसके अंदर वाले अमीबा को इंसिस्टेड अमीबा कहते हैं। तो जब भी फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आ रहा था तो इंसिस्टेड अमीबा डिवाइडेड बाय मल्टीपल फिजन, मतलब ये मल्टीपल फिजन के द्वारा, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, मल्टीपल फिजन क्या होता है, भागों में डिवाइड होता है और 2 से अधिक भागों में डिवाइड होकर अपने संतान का निर्माण करता है, अपने ऑफस्प्रिंग का निर्माण कर लेता है। तो देखिए इसमें मल्टीपल फिजन के द्वारा होता यह है कि ये अमीबा जो होते हैं डिवाइडेड हो जाते हैं। कौन सा अमीबा, तो इनसिस्टेड अमीबा, मतलब वैसा अमीबा जो सिस्ट का निर्माण कर रहा था अपने चारों तरफ में, वैसा अमीबा जो उस 3 लेयर हार्ड कवरिंग के अंदर में प्रेजेंट है, उसमें क्या होता है, तो मल्टीपल फिजन के द्वारा वो टूटता है, और टूटने के बाद उसमें से देखिए प्रोड्यूसेस मैनी माइन्यूट अमीबा, और उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा बाहर आते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा डाइग्रेटेड होते हैं इन द सराउंडिंग मीडियम। देखिए द सिस्ट वॉल ब्रस्ट आउट, सिस्ट वॉल क्या होता है, ब्रस्ट आउट का मतलब होता है टूट जाना, ठीक है। ये जो सिस्ट का वाल है, जो चारों तरफ से सिस्ट का जो वाल है वो टूट जाता है, किस कौन सा मेथड के द्वारा, तो मल्टीपल फिजन के द्वारा। एंड द स्पोर्स आर लाइब्रेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम, और जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर का मतलब है बीजाणु, और जो ये बीजाणु होते हैं ये सराउंडिंग मीडियम में क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, और फिर ये ग्रो करके बहुत सारे अमीबा का निर्माण कर लेते हैं, और यही प्रोसेस स्पोरुलेशन भी कहलाता है। देखिए जैसे कि हम लोग पहले भी स्पोरुलेशन के बारे में बात किया हुआ था, जैसे पेनिसिलियम में हम आपको दिखाए हुए थे स्पोरुलेशन हो रहा है, तो वहां जो स्पोरुलेशन हो रहा था, यहाँ भी स्पोरुलेशन हो रहा है, लेकिन वहां स्पोरुलेशन में क्या हो रहा था, पेनिसिलियम के पेरेंटल बॉडी में जैसे ही पेरेंटल बॉडी ग्रो करते जा रहा था वैसे वैसे उसमें स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था, और जब स्पोर मैच्योर हो जा रहा था तो मैच्योर होने के बाद स्पोर डिटैच हो जा रहा था, स्पोर उससे बॉडी से अलग हो जा रहा था और उसके द्वारा नए संतान का निर्माण हो रहा था। अब लेकिन यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं इसमें भी सेम प्रोसेस वही हो रही है। अमीबा जैसे ही उसके फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आ रहा है तो अमीबा उससे मल्टीपल फिजन के द्वारा उसके जो सिस्ट का वाल है टूट रहा है, ब्रस्ट हो रहा है, और ब्रस्ट होने के बाद उससे बहुत सारे अमीबा, माइन्यूट अमीबा बाहर आ रहे हैं, बहुत सारे स्पोर बाहर आ रहे हैं, जिसको हम लोग स्यूडोपोडियो स्पोर बोलते हैं। तो ये स्यूडोपोडियो स्पोर क्या होता है, इसी स्यूडोपोडियो स्पोर के द्वारा अमीबा का निर्माण होता है। तो जैसे ही हम जहां देखेंगे स्पोरुलेशन का हिंदी ही होता है बीजाणु जनन, मतलब जब किसी बॉडी का निर्माण बीजाणु के द्वारा हो रही हो तो स्पोरुलेशन कहलाता है, और यहाँ भी स्पोर के द्वारा ही बॉडी का निर्माण हो रहा है। तो देखिए अब इसके एग्जांपल बैक्टीरिया हुआ, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ और अमीबा, इन सभी का एग्जांपल ये चूंकि हम लोग इसमें अमीबा खुद ही अमीबा पे ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ये अमीबा के साथ हो रहा है, मतलब इसमें एग्जांपल अमीबा भी आएगा। तो चलिए अब ये हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। इसका जो हम तीसरा मेथड होता है, तीसरा मेथड है बॉडिंग। देखिए बॉडिंग में होता क्या है, बॉडिंग में क्या होता है, इसको मुकुलन बोलते हैं। इसमें कोई एक पेरेंटल बॉडी जो होता है, पेरेंटल बॉडी में सबसे पहले एक बॉड का निर्माण होता है, और जब ये बॉड का निर्माण होता है तो ये बॉड क्या होता है, जैसे जैसे ग्रो करते जाता है पेरेंटल बॉडी, वैसे वैसे ये बॉड भी ग्रो करते जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये पेरेंटल बॉडी कभी भी इस बॉड से बड़ा ही होगा, कभी भी ये पेरेंटल बॉडी बड़ा होगा इस बॉडी से, याद रखिएगा। और जैसे ये पेरेंटल बॉडी डेवलप करता है, मैच्योर हो जाता है, जब ये पेरेंटल बॉडी भी मैच्योर हो गया, और फिर उसके जो बॉड होते हैं जब मैच्योर हो जाते हैं बॉड, तो बॉड मैच्योर होने के बाद डिटैच हो जाते हैं, मतलब सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और अलग होकर इसी बॉड के द्वारा, यहाँ बॉड आपको दिख रहा है, और फिर इनके नए संतान का निर्माण हो जाता है। बॉडिंग होगा क्या, इन दिस मेथड बर्ड्स आर अराइजेस फ्रॉम पेरेंटल बॉडी,
and that birds are separated from parental body and grow into new offspring। देखिए पेरेंटल बॉडी क्या होगा, पेरेंटल बॉडी में बर्ड का निर्माण होगा, बर्ड एराइज होगा और वो बर्ड जैसे जैसे ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद मैच्योर होगा और मैच्योर होकर पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाएगा और अलग होकर नए संतान का निर्माण कर लेगा। अब इसका एग्जांपल कौन कौन होता है, तो इसमें होता है ईस्ट और हाइड्रा। याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, अधिक बहुत बार पूछा गया है, नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है इससे, बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला जो पॉइंट है फ्रेगमेंटेशन। अब हम लोग आते हैं फ्रेगमेंटेशन, जो चौथा हमारा मेथड है। फ्रेगमेंटेशन में भी सेम वही होता है कि सिंगल पैरेंट के द्वारा, देखिए फ्रेगमेंटेशन का हिंदी जो होता है वो हिंदी होता है विखंडन, और विखंडन का मतलब होता है कोई पेरेंटल बॉडी है जो दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जा रहा है और प्रत्येक टूटे हुए भाग फिर से नए बॉडी का निर्माण कर लेते हैं, अपने पेरेंट की तरह एक नए संतान का फिर से नए संतान का निर्माण हो जाता है। और फिर ये क्या होते हैं, इनसे इनके जो संतान होते हैं ये अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, तभी तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और यही तो क्लोन होता है, क्योंकि हम लोग क्लोन में क्या पढ़े हुए हैं कि उनके जो संतान होते हैं, उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो एक दूसरे में ही समान नहीं होते हैं बल्कि अपने पेरेंट्स के भी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, और यही टर्म होता है क्या, क्लोन कहलाता है। तो चलिए फ्रेगमेंटेशन का डिफिनेशन देखते हैं। इट इज द ब्रेकिंग ऑफ मैच्योर ऑर्गेनिजम्स। ब्रेकिंग होता है इसमें मैच्योर ऑर्गेनिजम्स का दो या दो से अधिक पार्ट में, और ईच ऑफ विच ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, और प्रत्येक नए संतान का निर्माण कर लेते हैं प्रत्येक टूटे हुए भाग से। तो इसमें एग्जांपल आएगा स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा, यूलोथ्रिक्स एक्सेट्रा। इसमें सबसे ज्यादा आपको जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका हाइड्रा। हाइड्रा को याद रखिएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। पांचवा जो हम लोग का 5 नंबर जो मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन का हिंदी होता है पुनर्जनन या फिर पुनरुद्भवन। तो देखिए रीजनरेशन में क्या होता है, इन दिस मेथड यंग वंस आर अराइजेस फ्रॉम द कटिंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी इसमें होता यह है कि जो यंग वंस बोलिए तो या फिर ऑफ स्प्रिंग बोलिए तो, ये यंग वंस का भी मतलब यही होता है। यंग वंस या फिर ऑफ स्प्रिंग दोनों का मतलब क्या होता है, संतान। ठीक है, तो इस मेथड में जो संतान का जो निर्माण होता है, जो संतान बनते हैं, ऑफ स्प्रिंग जो बनते हैं वो किसी जीव के कटे हुए भाग से बनते हैं। अब देखिए एग्जाम, ये हमें एक फिगर के द्वारा हम इसे समझते हैं। जैसे देखिए ये कोई बॉडी हुआ, ये यहाँ प्लानेरिया का बॉडी है, इसमें ये अलग अलग भागों से डिवाइड हो रहा है और इसके जितने भी कटे हुए भाग हम इसमें ले रहे हैं, प्रत्येक कटे हुए भाग से फिर से वही बॉडी का निर्माण हो जा रहा है जो पहले जैसे पेरेंट था। तो ऐसे इनमें नए संतान का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल होता है प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा, स्पंज एक्सेट्रा। तो देखिए इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो होता है प्लानेरिया। कैसे याद रखिएगा इसको, क्यों, क्योंकि इसमें मैक्सिमम रीजनरेशन होता है। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कि मैक्सिमम रीजनरेशन क्या होता है, मैक्सिमम रीजनरेशन किस में होता है, तो किसको बताएंगे, प्लेनेरिया को बताएंगे। देखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कोई करे या क्वेश्चन आता है एग्जाम में जिसमें कि ऑप्शन आपको प्लेनेरिया भी दे, अमीबा भी रहे, हाइड्रा भी रहे और स्पंज भी रहे, सभी एग्जांपल्स को दे दे और पूछ दे वहां पे कि मैक्सिमम रीजनरेशन किस में होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा ये देखकर कि इन सभी एग्जांपल को तो दे ही दिया है जो सर बताए हुए थे कि ये रीजनरेशन का एग्जांपल होता है, लेकिन इसमें सबसे अधिक रीजनरेशन जो होता है वो प्लेनेरिया में होता है। देखिए ये जो अब एक नोट पॉइंट है जिसमें कि फ्रेगमेंटेशन इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ रीजनरेशन। देखिए ये बोल ये रहा है फ्रेगमेंटेशन एक रीजनरेशन का रूप है, फ्रेगमेंटेशन भी रीजनरेशन का रूप है। तो कैसे, अब ये समझते हैं हम, चूंकि सर आपको ये बताए थे रीजनरेशन के बारे में बताए हुए थे कि रीजनरेशन में भी क्या होता है, बॉडी का पार्ट अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं और प्रत्येक डिवाइडेड पार्ट से नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण हो जाता है, बिल्कुल अपने पेरेंटल बॉडी की तरह। और फ्रेगमेंटेशन में भी तो यही बताए थे। तो इसका मतलब कि सर आप फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में तो बिल्कुल भी सेम ही बता रहे हैं, अभी तक जो डिफिनेशन बता रहे हैं। तो चलिए एक टर्म्स हम लोग समझते हैं। तो इस वजह से ये बोला जा सकता है कि फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन का भी रूप है। ठीक है,
तो अब ये फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन का एक छोटा सा हम आपको एग्जांपल देकर बताते हैं कि ये कैसे दोनों अलग अलग होते हैं जबकि इनमें प्रोसेस सेम हो रहा है। तो देखिए रीजनरेशन में भी डिवीजन होता है और फ्रेगमेंटेशन में भी डिवीजन होता है, लेकिन रीजनरेशन में जब भी डिवीजन होगा तो व्हेन द डिवीजन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी, जब भी इंजरी का मतलब होता है चोट के परिणाम स्वरूप, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी मतलब चोट के परिणाम स्वरूप अगर डिवीजन होता है तो उसे बोलते हैं रीजनरेशन। और अगर स्वाभाविक रूप से देखिए इफ एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इटसेल्फ रेगुलरली एंड स्पॉन्टेनियसली, रेगुलरली का मतलब होता है उन्हें लगातार रूप से और स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है सहज रूप से, आसान रूप से। तो मतलब देखिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका नेचर होता है कि वो ग्रो करेंगे, मैच्योर होंगे और मैच्योर होकर डिवाइड हो जाएंगे, तो वो ऑर्गेनिजम्स इस फ्रेगमेंटेशन जो आसान रूप से, सहज रूप से, रेगुलरली एंड स्पॉन्टेनियसली अपने बॉडी का ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके उनके नए संतान उससे उस टूटे हुए भाग से निर्माण हो जाता है नए संतान का। तो चलिए अब ये चीज आप समझ गए होंगे रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है इनके। अब हम लोग कुछ देखते हैं यहाँ पे, जैसे इसका एग्जांपल आप याद रखिएगा, ये जितना भी एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं रीजनरेशन में या फिर फ्रेगमेंटेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें से कुछ एग्जांपल नीट में आए हुए हैं या फिर एग्जांपल कुछ एम्स में पूछे हुए हैं और बोर्ड में आपके इससे अलग नहीं आने वाला है और नीट में भी। हम अभी एक छोटा सा नीट कैप्सूल करके एक पॉइंट आपको लिखवाने जा रहे हैं। आप नीट का क्वेश्चन बैंक 32 इयर्स का लेंगे और लेने के बाद उसमें सबसे पहला चैप्टर आप उठाइएगा इतना पढ़ने के बाद, और इसमें से अभी तक लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा नीट का, याद रखिएगा। सभी क्वेश्चंस आप इसमें से सॉल्व करिएगा, सारा क्वेश्चन लग जाएगा। हम एक छोटा सा नीट कैप्सूल देंगे और नीट का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे तो उस नीट कैप्सूल से करेंगे, और अगर आपको बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहाँ से पूरे कॉपी को पढ़ना होगा। नीट में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स आते हैं, उसका कोई डिफिनेशन नहीं पूछने जाता है आपसे, कोई लिखने नहीं जा रहा है, और वहां सिर्फ आप एग्जांपल अगर याद रखते हैं। देखिए आपको हम पहले बाइनरी फिजन सब बता चुके हैं, बाइनरी फिजन, स्पोरुलेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, इन सभी के बारे में आपको बता चुके हैं और इन सब का एग्जांपल भी हम आपको लिखवा चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम एक आपको सिर्फ और सिर्फ इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे इसमें बाइनरी फिजन में देखिएगा, बाइनरी फिजन ये हुआ, बाइनरी फिजन का एग्जांपल कौन कौन होता है, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, इकोलाई और प्रोटोजोआ। इतना आपको एग्जांपल याद रखना है, बस इतना काफी है। हम जितना इसमें एग्जांपल लिखवाया है उतना काफी है, उससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए, चाहे वो आपके बोर्ड के लिए, बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं 35 क्वेश्चन, और इसमें 35 क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन इससे अलग नहीं आने वाला है। तो अब हम स्पोरुलेशन देखें। स्पोरुलेशन में पेनिसिलियम होता है, अमीबा, फिर बैक्टीरिया, ईस्ट और एल्गी, इतना याद रखिएगा। फिर आते हैं बर्डिंग में, तो बर्डिंग किसमें होता है, ईस्ट और हाइड्रा में होता है। फिर फ्रेगमेंटेशन किसमें होगा, स्पाइरोगाइरा आएगा, फिर हाइड्रा और यूलोथ्रिक्स, इतना एग्जांपल याद रखिएगा। फिर रीजनरेशन में क्या क्या आता है, अमीबा, प्लेनेरिया, हाइड्रा और स्पंज, और हम ये बताए भी हैं कि प्लेनेरिया में आपका मैक्सिमम रीजनरेशन होता है, ये भी याद रखिएगा। फिर मल्टीपल फिजन में कौन कौन आता है, तो अमीबा आता है, प्लाज्मोडियम आता है, क्लेमाइडोमोनास आता है। इतना एग्जांपल आपको याद रखना है।